वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ जीएसटी। अपन ने लास्ट क्लास के अंदर मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई चैप्टर नंबर फर्स्ट जीएसटी का स्टार्ट कर दिया था। इस चैप्टर को पढ़ने की पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि इस चैप्टर से आपको ये क्लियर होता है कि व्हाट डू यू मीन फ्रॉम सप्लाई, कि सप्लाई का मतलब क्या है। और सप्लाई का एक बार मतलब क्लियर हो गया तो आगे जाके आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैंने रीजन बताया था कि जो ट्रांजेक्शन, जो गुड्स या जो सर्विस आपका सप्लाई के अंदर कवर नहीं होगा ना, वो जीएसटी के दायरे से बाहर है। क्योंकि इन शॉर्ट अपन ये कह सकते हैं कि अगर जो गुड्स और सर्विस सप्लाई बन गया वो ही जीएसटी में आएगा या उसी पे जीएसटी लगेगी। इसलिए अपन को ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन आता है। तो सप्लाई बनने के लिए दो बेसिक कंडीशन थी। फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या थी, बिजनेस होना चाहिए, गुड्स और सर्विस होना चाहिए और कंसिडरेशन होना चाहिए। सेकेंड बेसिक कंडीशन थी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए, कंसिडरेशन के साथ होना चाहिए, चाहे बिजनेस के लिए रिलेटेड हो चाहे नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब तीन शेड्यूल थे, जिसमें फर्स्ट शेड्यूल बताता था कि वो पांच ट्रांजेक्शन जिनमें बिना कंसिडरेशन के भी क्या माना जाएगा, सप्लाई, या वो पांच ट्रांजेक्शन जिनको बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। और बच्चों वापस बता दूं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन शेड्यूल 1 का ही आएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन शेड्यूल 1 का ही आएगा। शेड्यूल 1 की पांच कंडीशन, जहां पे कंसिडरेशन नहीं है, जहां पे पैसा नहीं है, तो भी उनको क्या माना जाएगा, सप्लाई। पहली कंडीशन शेड्यूल 1, आपका शेड्यूल 1 या हिंदी में बात करो तो अनुसूची 1, जिसमें पहली कंडीशन परमानेंट डिस्पोजल ऑफ असेट्स, या हिंदी में बात करें तो व्यवसायिक संपत्तियों का पूर्ण रूप से निस्तारण। पहली बात, असेट्स क्या होती है, जो चीजें अपने बैलेंस शीट में शो कर रही है, जो जिसपे बिजनेस का कंट्रोल है, वो क्या बन गई, आपकी असेट्स। दूसरी बात, अगर आपके बिजनेस की कोई असेट्स है जिसको आपने परमानेंट तौर पे किसी को डोनेशन में दे दिया, परमानेंट तौर पे किसी को दान में दे दिया, तो वो आपके सप्लाई के अंदर मानी जाएगी। जैसे किसी बिजनेस के पास 10 कंप्यूटर थे, किसी बिजनेस के अंदर 10 कंप्यूटर थे जो कि बिजनेस के अंदर यूज आ रहे थे। अब बिजनेस ने उन 10 कंप्यूटर में से 5 कंप्यूटर को किसी को डोनेशन में दे दिया, 5 कंप्यूटर को किसी का दान में दे दिया। तो जो 5 कंप्यूटर आपने किसी को दान में दिए हैं, जिसके बदले में आपने पैसा नहीं लिया है, तो भी वो सप्लाई के अंदर कवर होगा। क्योंकि रूल नंबर 1 शेड्यूल फर्स्ट का क्या कहता है, परमानेंट डिस्पोजल ऑफ असेट्स, कि जो आपकी बैलेंस शीट में बिजनेस के पास जो आपकी असेट्स थी, जिसपे आपका कंट्रोल था, उसको आपने परमानेंट तौर पे वापस लेने के पर्पज से नहीं। परमानेंट का मतलब क्या है, अब आप उसको जिंदगी में वापस कभी नहीं लोगे, आपने उसको परमानेंट किसी थर्ड पार्टी को दे दी, डोनेशन में दे दी, जिसके बदले में आपने पैसा नहीं लिया, तो भी वो सप्लाई माना जाएगा। तो ध्यान देना, परमानेंट डिस्पोजल ऑफ असेट्स में सप्लाई बनने के लिए क्या होना चाहिए, पहली बात, जिसको आपने दिया है वो आपकी क्या होनी चाहिए, बिजनेस की असेट्स होनी चाहिए। दूसरी बात, उसको आपने परमानेंट तौर पे, परमानेंट ट्रांसफर होना चाहिए। मतलब ट्रांसफर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज दी 4 दिन बाद वापस आ गई, आज दी 6 महीने बाद वापस आ गई, नहीं। बिजनेस असेट्स होनी चाहिए, परमानेंट ट्रांसफर होना चाहिए। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, उस असेट्स पे आपने आईटीसी बुक कर ली हो, सर आईटीसी क्या होता है, आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अपना चैप्टर नंबर 6 जब चालू करेंगे तब अपन पढ़ेंगे। अभी आपको इतना सा बता दूं, आपको क्वेश्चन क्लियर बोलेगा। मेसर्स XYZ लिमिटेड, जिसके पास 10 कंप्यूटर थे, उस 10 कंप्यूटर में से उसने 5 कंप्यूटर किसी पुण्यार्थ संस्थान को, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन में दे दिए, और ऐसे कंप्यूटर पे उसने आईटीसी बुक कर ली थी, अवेल कर ली थी, तभी उसको सप्लाई माना जाएगा। अगर तीनों कंडीशन पूरी हो गई तो ही उसको सप्लाई माना जाएगा। ध्यान देना, बहुत ही इजी क्वेश्चन आएगा। वापस चैलेंज के साथ कह रहा हूं मैं, 100% श्योरिटी के साथ। अगर इस चैप्टर का क्वेश्चन आया तो वो शेड्यूल 1 का ही आएगा। तो पहली कंडीशन को ध्यान से समझना, आपके बिजनेस की कोई एसेट्स थी जिसको परमानेंट तौर पे आपने किसी दूसरी पार्टी को दे दी, और ऐसी एसेट्स पे आपने आईटीसी बुक कर रखी है, तो उसको सप्लाई माना जाएगा। जैसे अगर किसी क्वेश्चन ने कह दिया कि XYZ लिमिटेड के पास 10 कंप्यूटर है, 10 कंप्यूटर में से उसने 5 कंप्यूटर किसी स्कूल को दान में दे दिए, लेकिन उस पर उसने आईटीसी बुक नहीं कर रखी थी। अगर आईटीसी बुक नहीं कर रखी थी तो सप्लाई भी नहीं माना जाएगा, और आईटीसी बुक कर रखी है तो सप्लाई माना जाएगा। यानी मेन कंडीशन ये है, ध्यान देना बच्चों,
बिजनेस की एसेट्स है, ट्रांसफर भी कर दी और आईटीसी बुक कर रखी है तो ही सप्लाई माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। सर नोट्स कैसे बनाए? नोट्स बनाना बहुत इजी है। लास्ट वाले लेक्चर में जो मैंने 5 लाइन लिखाई थी, 2 बेसिक कंडीशन और 3 शेड्यूल, उनका नाम लिख लो। पहली कंडीशन के अंदर ये 3 वर्ड उतार लो, केवल 3 वर्ड, बिजनेस एसेट्स, परमानेंट ट्रांसफर, आईटीसी बुक, और उसके आगे सप्लाई लिख दो। अगर आईटीसी बुक नहीं है या एक भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो सप्लाई नहीं बनेगा। बहुत इजी तौर पे, अगर एक भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो सप्लाई नहीं बनेगा। पहला रूल, जहां पे बिना कंसिडरेशन के, बिना प्रतिफल के भी क्या माना जाएगा? सप्लाई। सेकेंड कंडीशन, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को बोले तो आपका वो वाला रूल, यानी मालिक और कर्मचारी, मालिक और कर्मचारी अगर हिंदी में बोले तो। इसमें क्या रूल है सर? इसमें रूल यही है कि अगर किसी एम्प्लॉयर ने जो कि बिजनेस का मालिक है, उसने अपने यहाँ पे काम करने वाले किसी एम्प्लॉय को, अपने यहाँ पे काम करने वाले किसी एम्प्लॉय को, अपने यहाँ पे काम करने वाले किसी कर्मचारी को गिफ्ट दिया है, अपने किसी काम करने वाले कर्मचारी को गिफ्ट दिया है और ऐसे गिफ्ट की वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है, अगर ऐसे गिफ्ट की वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है तो उसको क्या माना जाएगा? सप्लाई। और अगर 50,000 रुपए से कम है तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। ध्यान देना, अगर एक बॉस, माना कि XYZ लिमिटेड ने अपने यहाँ पे काम करने वाले किसी कर्मचारी को दिवाली के मौके पर एक स्कूटर दान में दे दिया, एक स्कूटर गिफ्ट कर दिया, दान बटी बोल सकते, गिफ्ट कर दिया, और उस स्कूटर की प्राइस थी 45,000, क्या वो सप्लाई में आएगा? नहीं, क्योंकि उसकी कीमत 50,000 से क्रॉस नहीं हुई है। लेकिन अगर उसके बॉस ने उसको दिवाली के मौके पे उसको कार गिफ्ट कर दी और उस कार की वैल्यू 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो क्या वो सप्लाई माना जाएगा? यस। अगर आपने जो गिफ्ट किया है उस गिफ्ट की वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है तो उसको क्या माना जाएगा? सप्लाई। ध्यान देना, शेड्यूल 1 में टोटली 5 कंडीशन है। शेड्यूल 1 में टोटली 5 कंडीशन है। 5 कंडीशन में से आपकी 2 खत्म हो चुकी है। परमानेंट डिस्पोजल ऑफ असेट्स, बिजनेस असेट्स होनी चाहिए, ट्रांसफर होनी चाहिए, आईटीसी बुक, सप्लाई माना जाएगा। गिफ्ट दिया है, गिफ्ट की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, सप्लाई माना जाएगा। एक चीज ध्यान देना बच्चों, गिफ्ट में एक चीज ध्यान देना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा तभी माना जाएगा। अगर इसके अलावा कोई अपना रिलेटिव अपन को गिफ्ट दे रहा है वो इस कंडीशन में नहीं आएगा। केवल मालिक और नियोक्ता, कर्मचारी और बॉस, उन्हीं का रिलेशन इसमें कवर होगा। ध्यान देना, 2 रूल क्लियर हो चुके हैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 आ रहा है आपका रिलेटेड पार्टीज का। रिलेटेड, रूल नंबर 3 आ रहा है आपका रिलेटेड एंड डिस्टेंट पर्सन। रूल नंबर 3 आ रहा है रिलेटेड एंड डिस्टेंट पर्सन, यानी इसको हिंदी में बोले तो संबंधित, इसको हिंदी में बोले तो संबंधित व भिन्न भिन्न व्यक्ति, उसको हिंदी में बोले तो संबंधित व भिन्न भिन्न व्यक्ति। पहले इनका मतलब समझ लो, संबंधित और भिन्न भिन्न व्यक्ति का मतलब क्या होता है, संबंधित व्यक्ति कब बन सकते हो, भिन्न भिन्न व्यक्ति कब बन सकते हो। ध्यान देना, रिलेटेड पार्टी की थ्योरी आती है। इसमें सप्लाई का तो सीधा रूल है, अगर कोई ट्रांजैक्शन संबंधित और डिस्टेंट पर्सन के बीच में, अगर कोई ट्रांजैक्शन संबंधित और भिन्न भिन्न व्यक्ति के मध्य किया गया है, रिलेटेड और डिस्टेंट पर्सन के बीच में किया गया है और वहां पे कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी उसको क्या माना जाएगा? सप्लाई। बस आपको दोनों का मतलब बता दूं। दोनों का मतलब समझने के लिए पहले डिस्टेंस को समझ लो। डिस्टेंट या भिन्न भिन्न व्यक्ति का मतलब क्या होता है? पर्सन एक ही है, पर्सन एक ही है, एक कोई सिंगल पर्सन है, एक कोई सिंगल पर्सन है, उसकी एक सेम स्टेट में, सिंगल पर्सन है, उसकी सेम स्टेट में 2 अलग अलग बिजनेस है, उसके सेम स्टेट में 2 अलग अलग बिजनेस है, उसके सेम स्टेट में 2 अलग अलग बिजनेस है, या फिर 2 डिफरेंट स्टेट में, या फिर 2 डिफरेंट स्टेट में सेम बिजनेस है, तो उसको क्या माना जाएगा? डिस्टेंट पर्सन। मतलब बहुत ध्यान से समझना, आपको जीएसटी का एक रूल क्लियर कर दूं, हर पर्सन को हर बिजनेस के लिए हर स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है। हर पर्सन को हर बिजनेस के लिए हर स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है। माना कि अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में मेरा एक काम तो है फुटवेयर का और एक काम है मेरा क्लॉथ का,
दो अलग अलग बिजनेस आ गए, मुझे दोनों अलग अलग बिजनेस के लिए दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक रजिस्ट्रेशन नंबर पे एक ही बिजनेस हो सकता है। माना कि दो अलग अलग स्टेट, राजस्थान और एमपी, दोनों जगह मेरा क्लोथ का बिजनेस है, बिजनेस सेम है लेकिन दो अलग अलग स्टेट है, तो भी मुझे दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर लेने पड़ेंगे। इन शॉर्ट अगर बात करूं कि जब भी दो रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाए, जब भी दो रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाए किसी सिंगल पर्सन के ही, जब भी दो रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाए चाहे एक सिंगल पर्सन के ही, तो भी उसको क्या माना जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन। यानी एक सिंगल पर्सन के दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है तो उसको क्या माना जाता है, भिन्न भिन्न व्यक्ति। मतलब सेम स्टेट में दो अलग अलग बिजनेस या दो अलग अलग स्टेट में सेम बिजनेस हो, केवल ये दो कंडीशन बच्चों ध्यान देना, सेम स्टेट में दो अलग अलग बिजनेस और दो अलग अलग स्टेट में सेम बिजनेस होने पे उसको दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर लेने पड़ेंगे, और जैसे ही दो रजिस्ट्रेशन नंबर आए मतलब वो क्या माना जाएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन। अब संबंधित व्यक्ति का मतलब क्या होता है, संबंधित व्यक्ति ध्यान से देखना, अगर कोई व्यक्ति किसी का ऑफिसर हो या डायरेक्टर हो, अगर कोई व्यक्ति किसी का ऑफिसर हो या डायरेक्टर हो, अगर कोई व्यक्ति किसी का ऑफिसर हो या डायरेक्टर हो, वो व्यक्ति या तो किसी का पार्टनर हो, यानी सभी पार्टनर एक दूसरे के संबंधित व्यक्ति माने जाते हैं, सारे ऑफिसर और डायरेक्टर एक दूसरे के संबंधित व्यक्ति माने जाते हैं। तीसरा, आपका एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, अगर आप किसी के यहाँ पे नौकरी कर रहे हो तो आप और आपका बॉस दोनों संबंधित व्यक्ति माने जाओगे जीएसटी की नजर में, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर। चौथा, आपका किसी कंपनी के अंदर, आपका किसी कंपनी के अंदर 25% से ज्यादा शेयर है तो वो और आप दोनों क्या माने जाओगे, रिलेटेड पर्सन, संबंधित व्यक्ति माने जाओगे। पांचवा, एक व्यक्ति का दूसरे पे कंट्रोल है, एक व्यक्ति का दूसरे पे कंट्रोल है तो दोनों भी क्या माने जाएंगे, संबंधित व्यक्ति। दो व्यक्ति का किसी तीसरे पे कंट्रोल है, दो व्यक्ति का किसी तीसरे पे कंट्रोल है तो भी तीनों संबंधित व्यक्ति माने जाएंगे। एक व्यक्ति का किसी दो पे कंट्रोल है तो भी वो संबंधित व्यक्ति माने जाएंगे। और लास्ट, फैमिली मेंबर, लास्ट फैमिली मेंबर। पर फैमिली मेंबर में सभी कवर नहीं होते, ध्यान देना, फैमिली मेंबर में पति पत्नी, बच्चे बच्ची, माता पिता, भाई बहन, बस खत्म। यानी अपनी ससुराल की फैमिली अपनी रिलेटिव नहीं मानी जाती, ससुराल वाले केवल असली जिंदगी में रिलेटिव होते हैं, जीएसटी की नजर में ससुराल वाले आपके दुश्मन है, रिलेटिव नहीं है वो, ठीक है, हकीकत का पता नहीं मुझे। संबंधित व्यक्ति किस किस को कहेंगे, एक बार वापिस, ऑफिसर और डायरेक्टर आपके संबंधित व्यक्ति माने जाएंगे। पार्टनर, अगर कोई ऑफिसर और डायरेक्टर, यानी आपका ऑफिसर, आपका बॉस, आपका डायरेक्टर, कंपनी का डायरेक्टर, वो आपका रिलेटेड होगा। पार्टनर, एक बिजनेस स्टार्ट किया, जितने भी पार्टनर है उसके अंदर वो सारे रिलेटेड माने जाएंगे। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, मतलब आप जहां नौकरी कर रहे हो आपका बॉस और आप दोनों रिलेटेड माने जाओगे। कंपनी में, किसी कंपनी में आपने 25% से ज्यादा शेयर रख रखे हैं तो भी आप रिलेटेड माने जाओगे। अब एक व्यक्ति दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, दोनों रिलेटेड। दो व्यक्ति मिलकर किसी एक को कंट्रोल कर रहे हैं तो भी रिलेटेड। दो अदर व्यक्ति मिलकर किसी एक को कंट्रोल कर रहे हैं तो भी रिलेटेड। और फैमिली मेंबर में पति पत्नी, बच्चे बच्ची, माता पिता, भाई बहन, बस इतना सा फैमिली मेंबर होता है। अब रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, अगर कोई ट्रांजेक्शन रिलेटेड पर्सन या डिस्टेंस पर्सन के बीच में किया गया है तो वो ट्रांजेक्शन सप्लाई माना जाएगा, चाहे ऐसे ट्रांजेक्शन में कंसिडरेशन हो या नहीं हो चलेगा। सर एक बार थोड़ा ये रूल समझ में नहीं आया, वापस बता दो। सबसे पहले भिन्न भिन्न व्यक्ति या डिस्टेंट पर्सन किसको कहते हैं, नाम से देखना भिन्न भिन्न व्यक्ति दिख रहा है पर ये भिन्न भिन्न होते नहीं है। सिंगल पर्सन, व्यक्ति एक ही होता है लेकिन उसकी दो अलग अलग स्टेट में बिजनेस है या दो अलग अलग स्टेट में सेम बिजनेस है तो उसको दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर लेने पड़ेंगे। और जैसे ही दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर लिए मतलब वो एक दूसरे का संबंधित भिन्न भिन्न व्यक्ति माना जाएगा। और संबंधित व्यक्ति में 8 कंडीशन, अगर कोई ट्रांजैक्शन संबंधित या भिन्न भिन्न व्यक्तियों के मध्य किया गया है और ऐसे ट्रांजैक्शन में प्रतिफल नहीं भी है तो भी सप्लाई की कंडीशन में आएगा। मतलब ध्यान से समझना, राजस्थान में मेरे कपड़े की दुकान थी, एमपी में भी मेरे कपड़े की दुकान थी, अगर मैं राजस्थान में मेरे कपड़े की दुकान से एमपी में मेरे कपड़े की दुकान पे कोई गुड्स ट्रांसफर करूंगा वो सप्लाई में आएगा। चाहे दोनों बिजनेस का मालिक मैं खुद हूँ, दोनों बिजनेस का ओनर मैं खुद हूँ तो भी वो सप्लाई माना जाएगा। एक और एग्जांपल लो, एक एम्प्लॉयर ने, एक बॉस ने अपने एम्प्लॉय को कुछ भी दिया वो भी सप्लाई में आएगा। फैमिली मेंबर, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ ट्रांसफर करता है तो भी सप्लाई में आएगा। हस्बैंड, एक पापा अपने बच्चों को कुछ देते हैं तो भी वो सप्लाई में आएगा। इन शॉर्ट, संबंधित व्यक्ति और भिन्न भिन्न व्यक्ति का आपको मतलब क्लियर करना है क्योंकि 2 मार्क्स की थ्योरी के अंदर आपका आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन या व्हाट डू यू मीन फ्रॉम डिस्टेंस पर्सन।
थ्योरी पूरी उतार लेना। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि सर थ्योरी हमें बोर्ड पे नहीं दिख रही है, हमें रिटर्न फॉर्मेट में चाहिए, आप कमेंट कर देना, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आपको थ्योरी मिल जाएगी। ओके, तीसरा रूल क्लियर। 3 रूल हो चुके हैं, परमानेंट डिस्पोजल, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर और रिलेटेड और डिस्टेंस पर्सन। शेड्यूल 1 में टोटल 5 ही है, 3 निमट चुकी है, बस 2 और बची है। कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 4 क्या है? प्रधान और एजेंट। अगर हिंदी में बात करें, कंडीशन नंबर 4 क्या है? प्रधान और एजेंट की कंडीशन। प्रधान और एजेंट की कंडीशन, बहुत ध्यान से समझना, प्रधान और एजेंट की कंडीशन, ठीक है। और इनको आप नॉर्मल बात करें तो इनको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एंड एजेंट, प्रिंसिपल और एजेंट की कंडीशन। इसमें कंडीशन तो कुछ ही नहीं है, सीधा सीधा रूल है, सीधा सीधा रूल है। अगर किसी प्रिंसिपल ने कोई गुड्स ट्रांसफर किया है एजेंट को, या किसी एजेंट ने कोई गुड्स ट्रांसफर किया है प्रिंसिपल को, और इससे ट्रांसफर के बीच में अगर आपका ऐसे ट्रांसफर के बीच में अगर आपके कोई प्रतिफल नहीं भी है तो भी दोनों को क्या माना जाएगा? सप्लाई। यानी अगर कोई गुड्स प्रिंसिपल एजेंट को ट्रांसफर करता है या एजेंट प्रिंसिपल को ट्रांसफर करता है और दोनों में अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। 4 कंडीशन क्लियर हो चुकी है और 5वीं कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वीं कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं इसके आगे। इंपोर्ट ऑफ सर्विस की 5वीं कंडीशन आ रही है आपकी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस की। ध्यान देना, 5वीं कंडीशन इंपोर्ट ऑफ सर्विस की। ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस की कंडीशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आपकी जो 2 बेसिक कंडीशन थी ना उनमें भी कवर हुई थी और यहाँ पे भी आ रही है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विस के अंदर ध्यान देना, क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन जो आपने क्या की है, पहली कंडीशन, एक तो सर्विस का इंपोर्ट होना चाहिए। इंपोर्ट ऑफ सर्विस मतलब सर्विस कहां से? फॉरेन से आपने मंगाई हो। दूसरा, ऐसी सर्विस बिजनेस के लिए होनी चाहिए, ऐसी सर्विस केवल और केवल बिजनेस रिलेटेड होनी चाहिए, पर्सनल पर्पस के लिए नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, ऐसी सर्विस आपने आपके रिलेटेड पर्सन से मंगाई हो तो ही, और चाहे भले आपने उसके लिए कोई भी पैसा नहीं दिया है। चौथी कंडीशन, विदाउट कंसिडरेशन। चौथी कंडीशन, उसके बदले में आपने कोई भी पैसा नहीं भी दिया है तो भी वो सप्लाई माना जाएगा। 4 कंडीशन है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए, और जो सर्विस आप मंगा रहे हो वो आपकी पर्सनल पर्पस की नहीं होनी चाहिए, बिजनेस की होनी चाहिए। और तीसरा, आपने रिलेटेड पर्सन से ऐसी सर्विस मंगाई हो। रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं? मैं वापस कह रहा हूँ, थ्योरी याद कर लेना, एक बार साथ में बोल रहा हूँ, साथ में याद करते हैं। ऑफिसर और डायरेक्टर, पार्टनर हो, ठीक है, ऑफिसर और डायरेक्टर हो गया, पार्टनर हो, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर। चौथी कंडीशन, कंपनी के अंदर 25% शेयर। अगली 3 तो बहुत इजी, एक दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, 2 एक को कंट्रोल कर रहे हैं, 2 मिलके एक को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट, फैमिली मेंबर। इन सबको क्या माना जाता है? संबंधित व्यक्ति, रिलेटेड पर्सन। अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस की है जो कि बिजनेस से रिलेटेड है और वो अगर आपने आपके संबंधित व्यक्ति से की है, चाहे बिना पैसे की हो, तो भी वो सप्लाई की कंडीशन में आएगी। ओके, चलो ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना, आपकी शेड्यूल 1 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। कुछ बच्चों की क्वेरी आई थी कि सर जीएसटी में थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हो? उन बच्चों के लिए क्लियर कर दूं मैं आपको कि अगर आपको थ्योरी पहले कंप्लीट होगी ना तो ही जीएसटी आप प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। मैंने वैसे ही जीएसटी का सिलेबस काफी छोटा कर दिया था, ओनली 8 चैप्टर। तो थ्योरी अगर आपकी क्लियर हो जाएगी तभी आप प्रैक्टिकल कर पाओगे। इस चैप्टर का एक लेक्चर और आएगा, अभी आपके एक वीडियोस और आएगा, पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। शेड्यूल 1 कहता है कि बिना पैसों के, बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई मानी जाती है 5 कंडीशन के अंदर। पहला, अगर आपने आपके बिजनेस की एसेट्स को परमानेंट ट्रांसफर कर दिया है और उस पर आपने आईटीसी बुक कर रखी थी तो वो सप्लाई माना जाएगा। दूसरा, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पूरे ईयर में 50,000 रुपए से ज्यादा की वैल्यू गिफ्ट करता है तो वो सप्लाई में आएगा। तीसरा, संबंधित और भिन्न व्यक्ति, रिलेटेड और डिस्टेंट पर्सन के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ हो वो सप्लाई में कवर होगा। कंडीशन नंबर 4 क्या है? प्रधान और एजेंट की, प्रिंसिपल और एजेंट की। अगर कोई प्रिंसिपल अपने एजेंट को गुड्स देता है या कोई एजेंट अपने प्रिंसिपल को गुड्स देता है तो भी वो सप्लाई में कवर होगा। और लास्ट एंड फाइनल कंडीशन, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, जो कि वापस कह रहा हूं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस की कंडीशन क्या है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस होनी चाहिए, बिजनेस रिलेटेड होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन, रिलेटेड पर्सन से होनी चाहिए। और चौथी कंडीशन, बिना पैसों के हो तभी वो सप्लाई में आएगा। माना कि आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर ली, रिलेटेड पर्सन से भी कर ली, लेकिन वो आपके पर्सनल पर्पस के लिए थी, सप्लाई में नहीं आएगी।
इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर ली, बिजनेस पर्पज के लिए थी, लेकिन किसी अननोन पर्सन से कर ली तो भी वो सप्लाई में नहीं आएगी। सारी कंडीशन पूरी होने पे सप्लाई में आएगी। ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। कोई भी डाउट आए कमेंट करना।